Hello and welcome to my YouTube channel Nankinomics. I am Nanki Baveja, your faculty for economy. स्टूडेंट्स, आज का वीडियो स्पेशली बनाया गया है उन बच्चों के लिए जिन्होंने रिसेंटली सिविल सर्विसेज की तैयारी स्टार्ट करी है. दे आर स्टिल पॉन्डरिंग ओवर कि जो इकॉनमी एज अ सब्जेक्ट है उसको किस तरीके से टैकल करना है, क्या राइट रिसोर्सेज है जिनको रेफर करना है, करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ने हैं, या फॉर दैट मैटर बच्चे उस स्टेज पे भी हो सकते हैं जहाँ पे दे आर बेसिकली आइडेंटिफाइंग कि कौन से सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं. तो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद कि ये सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है भी है कि नहीं, क्या प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों में इम्पॉर्टेंट है, या अगर हम इस सब्जेक्ट को छोड़ के जाए तो क्या हमारा काम बन सकता है, कैन वी स्टिल मेक थ्रू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन. तो स्टूडेंट्स, अभी 25 मई को प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ है, आप ये सब जानते हो. और कहीं ना कहीं जो बच्चे रिसेंटली स्टार्ट करें एंड दे आर एस्पायरिंग फॉर 2026 साइकिल और 2027 साइकिल, आई एम बिलीविंग, आई एम होपिंग कि आप लोगों ने डेफिनेटली ये तो देखा होगा कि कौन से सब्जेक्ट में से, पॉलिटी में से, जैसे ज्योग्राफी में से, इकोनॉमी में से कितने क्वेश्चंस आए हैं. To simplify it further for all of the new aspirants who have recently started, मैं बार बार ये शब्द क्यों दोहरा रही हूँ, क्योंकि मेरे वीडियो का पर्पस ही उन बच्चों तक पहुँचना है जो इकोनॉमी से अभी थोड़ा परेशान हैं. दे आर नॉट एबल टू नेविगेट देयर वे टू टैकल दिस सब्जेक्ट. तो स्टूडेंट्स, प्रीलिम स्टेज की बात करते हैं. अच्छा, आपको ये तो अभी तक पता चल ही चुका होगा कि 3 स्टेजेस में एग्जामिनेशन होता है. प्रीलिम्स होता है, देन मेंस होता है, इंटरव्यू होता है. तो अभी इंटरव्यू की बात नहीं करते हैं कि उसमें कितना इंपॉर्टेंस होल्ड करता है इकोनॉमी एज अ सब्जेक्ट. लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द प्रीलिम्स एंड द मेंस, जो अब आपको लिखने ही लिखने हैं, राइट. तो प्रीलिम्स की मैं बात करूं, 25 मई को पेपर हुआ. इस बार के पेपर में 22 क्वेश्चन हमारे इकोनॉमी में से आए. I also termed this subject for this year as a deal breaker. Now, what do I mean by this term deal breaker? क्योंकि अगर आप स्क्रीन पे देखो स्टूडेंट्स, देखो ईयर वाइज मैंने ग्राफ बनाया हुआ है कि हर साल इकोनॉमी में से कितने क्वेश्चन आए. तो 2025 को सबसे पहले देखूँ तो 22 क्वेश्चन आए थे. 22 क्वेश्चन डील ब्रेकर क्यों है? क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इस बार इकोनॉमी में से आए थे. अगर आप इकोनॉमी सेक्शन के क्वेश्चंस स्किप करके आए हो या स्किप करने की सोच रहे हो क्योंकि हमें तो ये सब्जेक्ट समझ नहीं आता तो हम स्किप कर देंगे मैम, बाकी सारा अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, देन ऑल्सो आप इस पेपर को क्लियर नहीं कर पाओगे. क्योंकि अगर आपका 22% पेपर इकोनॉमी में से आ गया तो ऐसा तो है नहीं है कि बाकी के जितने 78 बचे हुए जो क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे आपको आते होंगे. दैट इज़ समथिंग इम्पॉसिबल टू अचीव. तो मैंने ये तो रियलाइज़ कर लिया from this video, one thing, the first thing probably which I learned is कि economy cannot be ignored no matter वो कितना भी tough है. देखो, मैं तो उसे tough बोलती नहीं हूँ, मैं उसे technical बोलती हूँ कि economy is a not a tough subject but it is a technical subject. Why I called it as a technical subject? क्योंकि इसको पढ़ने की एक अप्रोच है. अगर आपने इसको राइट अप्रोच से फॉलो नहीं किया, देयर आर चांसेस कि 2 महीने बाद भी आप इस सब्जेक्ट के साथ स्ट्रगल कर रहे होगे. देन मैम करना क्या है, जस्ट स्टेप बाय स्टेप अप्रोच जो है फॉलो करनी है. जो मैं क्लास में बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनना है. बिफोर आई मूव फर्दर आई वुड वॉन्ट यू to pause the video, bring a pen and paper and keep noting the important points and the suggestions which I'll be providing throughout the video. In case pen and paper लेके बैठे हो तो वो बहुत अच्छी बात है, नहीं लेके आए हो तो वो पॉज करो और अभी जाके लेके आओ सो दैट आप कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट को मिस नहीं करो. चलो बात करते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो स्टेज होता है उसमें ये कितना इंपॉर्टेंस होल्ड करता है. तो 22 क्वेश्चन थे 2025 में, बहुत इंपॉर्टेंट. मैं तो इसे डील ब्रेकर ही बोल रही हूँ कि अगर आपने इकोनॉमी के क्वेश्चंस नहीं कर रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा कम चांसेस हैं कि आप इस बार मेंस में नहीं बैठोगे. देन अगेन 26 और 27 के लिए एस्पायर करोगे. 2024 में देखें तो देखो 15 क्वेश्चंस आए हैं. 2022 में देखो 14, फिर 2023 में भी 18 आए. बीच में कुछ ऐसे साल थे कि 23 इनफैक्ट 25 क्वेश्चन, मतलब 1/4 ऑफ द पेपर कहाँ से आ रहा है, इकोनॉमी में से आ रहा है. तो मुझे ये बात तो अभी तक डाइजेस्ट कर लेनी चाहिए कि भाई प्रीलिम्स जो है हम तब तक क्लियर नहीं कर पाएंगे जब तक हम इकोनॉमी को पढ़ समझ ना ले. क्या सारी एंड टू एंड इकोनॉमी पढ़नी ज़रूरी है? इकोनॉमिस्ट बनना है? नहीं, इकोनॉमिस्ट नहीं बनना है. उसको भी टैकल करने का तरीका है कि भाई अगर इकोनॉमी इज़ नॉट योर सो फेवरेट सब्जेक्ट देन हम कुछ ऐसे एरियाज़ को आइडेंटिफाई करते हैं जिनको हाई प्रायोरिटी एरियाज़ बोलते हैं. उन पे फोकस करेंगे, उनको प्रिपेयर करेंगे सो दैट अगर 22 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन हमारे हो जाए,
राइट? चलिए, तो प्रीलिम्स में येस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लेट्स टॉक अबाउट द मेंस लेवल. जब मेंस की बात करते हैं तो GS 1 2 3 4 क्यों इतना बेसिक वीडियो बना रही हूँ? क्योंकि नए बच्चे को नहीं पता होता और इनिशियल स्टेजेस पे इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिटेन कि GS 1 जो है उसमें व्हाट आर द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ सब्जेक्ट्स जो उसमें आते हैं. तो मेंस में GS 3 में आता है आपका इकोनॉमी के साथ आपका एनवायरनमेंट भी आता है, साइंस एंड टेक भी आता है, बट अभी हमारा फोकस क्या है? इकोनॉमी के ऊपर. GS 3 पेपर में आपका इकोनॉमी आता है. और कितने क्वेश्चन आते हैं? अच्छा, टोटल क्वेश्चन आते हैं 20 में से 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं आपके इकोनॉमी में से डायरेक्टली, इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली 8 से 9 क्वेश्चन. तो अगेन आप देख रहे हो अराउंड 40% ऑफ द पेपर आपका GS 3 का इज कमिंग फ्रॉम इकोनॉमी. तो मतलब उस स्टेज पे भी हम इकोनॉमी को स्किप करना अफोर्ड नहीं कर सकते. अब जब हम बात करते हैं कि मैम चलिए अब आप राइट अप्रोच बताओ, तो राइट अप्रोच में अगर आपने जितनी भी टॉपर्स टॉक सुने होंगे और फैकल्टीज़ या अपने सीनियर्स या फ्रेंड्स जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, वो आपको बोलेंगे एक बार सिलेबस देखो जो UPSC द्वारा प्रोवाइडेड है. तो ठीक है, हम भी वही वाली अप्रोच फॉलो करते हैं. एक बार फटाफट से सिलेबस देख लेते हैं कि इकोनॉमी के लिए UPSC द्वारा प्रीलिम्स एंड मेन स्टेज पे क्या सिलेबस प्रोवाइडेड है. सो व्हेन वी गो थ्रू द सिलेबस प्रोवाइडेड फॉर प्रीलिम्स, तो बड़े चुनिंदा, बहुत ही कम से शब्दों में पूरा सिलेबस दिया हुआ है जो बच्चे को इनिशियल स्टेज पे तो नहीं समझ आता है. एंड आई थिंक आप लोग मेरे साथ अग्री करोगे क्योंकि यू आर सो मच न्यू टू दिस सब्जेक्ट. जितने भी टॉपिक्स वर्ड्स लिखे हैं अभी उनका मतलब नहीं पता, तो उनको फिर हम डेसिफर डिकोड कैसे करें, ये कैसे पता लगाएं कि इसको किस एक्सटेंट तक प्रिपेयर करना है. और प्रीलिम्स का क्योंकि सिलेबस बहुत ही कंसाइजली मेंशन्ड है फॉर इकोनॉमी, तो क्या सिर्फ इतना सा पढ़ के जाना है? बहुत सारे क्वेश्चंस जो है हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं. इनफैक्ट जब मैंने भी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी मुझे लगा था बस इतना सा पढ़ के जाना है इकोनॉमिक्स के लिए. एनीवे, चलो. सो इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पावर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव को मैं और सिंप्लीफाई कर देती हूँ कि गवर्नमेंट की जितने भी स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स हैं फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ विमेन और एग्रीकल्चर, वो उसकी बात हो रही है. तो इससे तो हमें बहुत कुछ नहीं समझ आया. मेंस का सिलेबस देखते हैं. इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं जैसे मेजर क्रॉप्स, क्रॉपिंग पैटर्न इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज. ये सिलेबस क्योंकि हमें बोला गया है टॉपर्स द्वारा, सीनियर्स द्वारा इसको पढ़ो, लेकिन क्या ये मुझे समझ आ रहे हैं? ये मुझे क्यों नहीं समझ आ रहे हैं? आई वॉन्ट यू टू थिंक लॉजिकली. इसका एक बार मन में सोचो जवाब कि मेंस का सिलेबस दिया हुआ है, अब इन लाइंस पे हमें प्रिपेयर करना है. देखो ये है पूरा मेंस का सिलेबस, ये आपको क्यों नहीं समझ आ रहा है? द सिंपल एंड द स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर इज क्योंकि अभी ये टर्म्स जो हैं वो ही हमें पता नहीं है कि व्हाट डू दे मीन. इफ़ आई से लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, तो लैंड रिफॉर्म्स अब आप ऐसा करो उसके ऊपर नोट्स प्रिपेयर कर लो या किसी स्टैंडर्ड बुक में से पढ़ लो. जब तक मुझे इस टर्म की बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है देन मैं इस पूरे टॉपिक को अप्रोच कैसे करूं? तो फिर करना क्या है मैम? सिलेबस भी समझ नहीं आ रहा, सब्जेक्ट भी समझ नहीं आ रहा, आपको सिर्फ राइट अप्रोच को फॉलो करना है, आपको अपने प्रोसेस को ट्रस्ट करना है. देखो बहुत सारी फैकल्टीज़ हैं इकोनॉमी में, सब अपना अपना एक तरीका बताते हैं सब्जेक्ट को अप्रोच करने का. और बच्चों की शुरू में क्या आदत होती है कि वो 2-3 वीडियो देखेंगे अलग अलग फैकल्टीज़ के, जो कि अच्छी बात है देखना, बट आपको एक को ही गुरु मान के आगे चलना है. मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ. देखो दिल्ली से बॉम्बे जाने के बहुत सारे तरीके हैं. आप रेलगाड़ी पकड़ के भी जा सकते हो, आप एरोप्लेन से भी जा सकते हो, आप रोड से भी जा सकते हो. ऑब्वियसली शिप और मतलब सी जो वाटरवेज है उसका रास्ता, वो तरीका अवेलेबल नहीं है, बट ये 3 ऑप्शंस अवेलेबल है विच इज़ रोडवेज, रेलवेज एंड एयरवेज. तीनों के तीनों अपने मंजिल पे लेके जा रहे हैं. ठीक है ना, मंजिल क्या है? बॉम्बे पहुंचना है, राइट? लेकिन तीनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं. किसी को हो सकता है, किसी के पास पैसे हो तो उसको एयरवेज ठीक लगे, कोई बोले नहीं मुझे थोड़ा सस्ता तरीका चाहिए, थोड़ा बेटर तरीका चाहिए, मेरे लिए टाइम ट्रैवल करना कम टाइम में मैटर नहीं करता, इट्स जस्ट दैट मैं सेफली पहुंच जाऊँ. तो हो सकता है वो रेलवेज़ को अडॉप्ट करें, उस तरीके को अडॉप्ट करके वहाँ तक पहुँचे. तो अल्टीमेटली जितनी भी फैकल्टीज़ हैं इंडस्ट्री में जो इकोनॉमी पढ़ा रहे हैं वो सब एक्सपीरियंसड है.
सबके अपने तरीके हैं आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के. इट इज़ जस्ट दैट आप सबसे ज़्यादा रेजोनेट किससे करते हो. मान लीजिए आप सारी फैकल्टी से रेजोनेट कर रहे हो, बट एक को मान के चलो, क्योंकि अगर आप बार बार रास्ता बदलते रहोगे, कभी एयरवे से रोडवे, रोडवे से रेलवे, तो एक तो हो सकता है आप अपनी मंजिल तक पहुंचो ही ना, और दूसरा ये है कि शायद आप बीच में ही कहीं भटक जाओ, राइट. तो अब हम बात करेंगे कि व्हाट शुड बी योर अप्रोच. ये अप्रोच मुझे लगता है, क्योंकि कमिंग आउट ऑफ सो मेनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ये अप्रोच बनाई गई है. स्लो एंड स्टीडी है, धीरे ग्रेजुअल अप्रोच है, लेकिन इसके रिजल्ट्स बहुत शॉर्ट है. बहुत सारे बच्चों को मेंटर किया है. बहुत सारे बच्चे मेरे क्लास में आके बोलते थे पहले दिन कि मैम इकोनॉमी से बहुत डर लगता है, लेकिन समझ नहीं आती है, बहुत ज़्यादा एक मेंटल ब्लॉकेज बना हुआ है. ग्रेजुअली आई जस्ट सेट देम द सेम थिंग कि ट्रस्ट द प्रोसेस. आप लोगों को भी बोलूँगी ट्रस्ट द प्रोसेस. हो सकता है शुरू में आपको लंबा लगे प्रोसेस, बट डेफिनेटली बहुत ज़्यादा लास्टिंग इसके जो है इम्पैक्ट आता है. सो 3 स्टेजेस में अगर मैं डिवाइड करूँ, सो फर्स्ट इज़ द वार्म अप और द प्री फाउंडेशन स्टेज. नाउ आई कॉल इट प्री फाउंडेशन. क्यों? क्योंकि दिस इज़ वन स्टेज, ये आपको कवर करनी है बिफोर यू एनरोल योर सेल्फ फॉर एनी फाउंडेशन प्रोग्राम और यू पिकअप एनी स्टैंडर्ड मटीरियल. स्टैंडर्ड मटीरियल का मतलब जो ग्रंथ, जो बुक्स हैं बनाई गई हैं टू प्रिपेयर फॉर इकोनॉमी फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन. कॉमन नेम मैं बता देती हूँ जो बच्चों के बीच में काफ़ी फेमस हैं और अच्छी किताबें भी हैं, विच इज़ रमेश सिंह, नितिन सिंघानिया हो गई, बहुत बच्चे थे, विवेक सिंह की भी, सर की भी बुक जो है रेफ़र करते हैं. तो स्टैंडर्ड सोर्सेज पे क्यों नहीं पहले जाना है? क्योंकि वहाँ पे आपको टर्म्स को सिंप्लीफाई करके नहीं समझाया जाएगा. टर्म्स को सिंप्लीफाई करने के लिए आपको NCERTs का रास्ता अपनाना पड़ेगा, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ आई कॉल्ड इट एज अ प्री फाउंडेशन और वार्म अप स्टेज. देखो स्टूडेंट्स, जब भी हम बहुत दिनों बाद जिम जाते हैं तो पहले दिन जाके ही तो हम पावर लिफ्टिंग या वेट लिफ्ट या बहुत ज़्यादा तेज़ी से भागने लग जाते हैं. पहले हम बेसिकली अपनी बॉडी को ओपन करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, बेसिकली द राइट टर्म इज़ वार्म अप करते हैं. तो हमें भी इसी तरीके से, बिकॉज अभी 2026 के अटेम्प्ट के लिए टाइम है, तरीके से फॉलो करोगे अप्रोच को तो टाइमली कंप्लीट हो जाएगा. अदरवाइज उस अप्रोच का भी क्या फ़ायदा कि डायरेक्टली आपने किताब उठाई और 2 महीने बाद आप अभी भी वहीं ज़ीरो स्टार्टिंग लाइन पे खड़े हो. सो व्हेन आई से द वार्म अप स्टेज, तो कौन सी बुक लिस्ट आपको इसमें रेफ़र करनी है, एक जो बुक है उसमें कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं इकोनॉमी के, मैं वो भी आपको बताने वाली हूँ. सो बुक लिस्ट फॉर वार्म अप स्टेज. देखो स्टूडेंट्स, इसमें NCERTs है. आपको अपने आप को ये विश्वास दिलाना है सबसे पहले कि NCERTs पढ़ के ही आपने 12वीं का एग्ज़ाम पास किया है. तो NCERT ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके समझ के बाहर होगी, क्योंकि आप सब ने 12th का पेपर दिया है, तो 12th तक पहुँचे तो 6, 7, 8, 9 सारी क्लासेस पढ़ी होंगी. और NCERTs बहुत ही ल्यूसिड लैंग्वेज में लिखी होती है. क्यों लिखी होती है? क्योंकि उसका मेन फोकस ही उस पर्टिकुलर क्लास वाले बच्चे के ऊपर होता है कि 6 स्टैंडर्ड के लिए है, तो 6 स्टैंडर्ड के बच्चे को वो समझ आता है. तो जस्ट इमेजिन कितनी ईजी लैंग्वेज होती होगी. तो सबसे पहले आप ये समझो कि NCERTs बहुत ईजी होती हैं समझने के लिए, और आपके जो एक जो नींव रखनी होती है उसको रखने में ये हेल्प करती है. पहले इकोनॉमिक्स, ठीक है ना, अभी मई 2025 से पहले इकोनॉमिक्स जो है 9th स्टैंडर्ड से स्टार्ट होती थी. उससे पहले इकोनॉमिक्स इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता था एज अ सब्जेक्ट टू द स्टूडेंट्स. बट अभी रिसेंटली NCERT ने 2 नई किताबें, विच इज़ 6th स्टैंडर्ड की सोशल साइंस की किताब एंड 7th की सोशल साइंस की किताब रिलीज़ करी है, नया वर्जन. एंड उसके जो लास्ट 2 चैप्टर्स हैं वो इकोनॉमिक्स के हैं. तो मतलब अब से 6th स्टैंडर्ड के बच्चे भी इकोनॉमिक्स को पढ़ा करेंगे. तो व्हेन आई टॉक अबाउट द 6th स्टैंडर्ड बुक, तो उसमें हमको कौन से चैप्टर्स पे फोकस करना है फॉर इकोनॉमिक्स. तो ये किताब का कवर है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि कौन सी वाली नई NCERT है, सो ये ऐसे से दिखती है, उसका कवर पेज ये है. एंड उसमें 13th चैप्टर एंड 14th चैप्टर है जो इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स का है, ये आपको कवर करना है. बहुत ही छोटे छोटे से चैप्टर हैं. देखो ना, 20 पन्नों में तो चैप्टर ही, दोनों चैप्टर्स खत्म हो गए. वैल्यू ऑफ वर्क के बारे में बताया हुआ है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अराउंड अस. तो वैल्यू ऑफ वर्क भाई काम क्यों करना चाहिए, काम किस तरीके का होता है, एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, एंड कैसे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से वो डिफरेंट होती है. बहुत ये सारी बातें हमें पता है. इट इज़ जस्ट दैट जब हम उनको पढ़ेंगे तो हमारे आंखों के आगे से फिर से एक बार रिवाइज हो जाएगा कि अच्छा ओके, दीज आर द कॉन्सेप्ट्स.
उसके बाद हमें चलना है 7th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी। ये नई वाली एनसीईआरटी है, पुरानी एनसीईआरटी नहीं है। ये अभी रिसेंटली टूवर्ड्स अप्रैल एंड मई फर्स्ट वीक में ही आई है, तो हो सकता है आपको ये बाज़ार में आसानी से ना मिले। डू नॉट टेक टेंशन ओवर दैट। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल, मेरा टेलीग्राम चैनल है इकोनॉमिक्स विद नानकी, मैंने इसके मर्ज पीडीएफ वहाँ पे शेयर करे हैं। अदरवाइज़ आप इसको एनसीईआरटी की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो जो 7th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी है उसमें चैप्टर 11 एंड चैप्टर 12 इकोनॉमिक्स के लिए, उसके बेसिक्स को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे एक बार अगर आपको याद हो तो हम पहले बोलते थे बार्टर सिस्टम चलता था, जिसको हिंदी में वस्तु विनिमय प्रणाली बोला जाता है, जहाँ पे आप कॉटन को दे के कॉर्न्स खरीद लेते थे, या कॉटन दिया और मैंगो लिया है। तो वो बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम से हम मनी, जो पेपर करेंसी हम टाइम आज यूज़ करते हैं आज के टाइम में, वहाँ तक कैसे पहुँचे। फिर मार्केट क्या होती है? अब आप कहोगे मैम मार्केट जैसा टर्म, बिल्कुल। जब आप उस बुक को पढ़ोगे आपको समझ आएगा अच्छा कि कितना इजी टर्म है, बट हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये इतने टाइम में पीछे चला गया था हमारी मेमोरी में। तो इट इज़ जस्ट दैट ये आपकी मेमोरी में फिर से उसको रिफ़्रेश करने के लिए हेल्प करेगा। तो 6th एंड 7th की हो गई। फिर उसके बाद अभी 8th की नई वाली एनसीईआरटी आई नहीं है, तो 8th में इकोनॉमिक्स नहीं डील किया गया है। सीधा हम जंप करेंगे 9th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको हमको मिस नहीं करना है। इसमें 4 चैप्टर्स हैं इकोनॉमिक्स की किताब में, और बहुत, अगेन देखो ना, हार्डली 50 पेज की तो ये पूरी की पूरी किताब है, और बहुत ही इजी तरीके से एक स्टार्ट होता है चैप्टर 1, जिसमें स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, एक फिक्शनल विलेज है, उसके एक स्टोरी इर्द गिर्द पिरोई हुई है कि किस तरीके से ये जो पालमपुर का गांव है, यहाँ पे हॉस्पिटल है कि नहीं है, रोड से कनेक्टेड है कि नहीं है, यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा क्या काम करते हैं। वो जो एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ी थी हमने अभी 6th स्टैंडर्ड में वाली किताब में, तो उसके बारे में बताया हुआ है कि भाई यहाँ के लोग ज़्यादा खेती बाड़ी करते हैं, और उसी से रिलेटेड कुछ और टर्म्स जो कि आगे हमारे फाउंडेशन में जब आप अपने आप को एनरोल करोगे या अपने आप से भी पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे। वो नंबर्स आप देखोगे फिर से फाउंडेशन लेवल पर रिपीट हो रहे हैं। एग्जाम्पल देके समझाती हूँ कि ये जो चैप्टर 1 है ना, स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, इसमें बताया हुआ है कि अगर हम इंडिया में फार्मर्स द्वारा जो लैंड होल्ड किया जाता है, एग्रीकल्चरल लैंड की बात कर रही हूँ, तो एवरेज साइज क्या है? इट इज़ 1.08 हेक्टेयर्स। भाई हम सोचें ना कि इंडिया में अगर ऑन एन एवरेज देखें तो फार्मर्स द्वारा व्हाट इज़ द एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग? 1.08 हेक्टेयर्स। तो ये हमने कहाँ पढ़ा? 9th की एनसीईआरटी में। ये एग्जाम्पल याद रखना, हमेशा तुम्हें काम आएगा। अब ये नंबर तुमको तब तक याद रखना है जब तक तुम्हारा मेंस नहीं हो जाता, और तुम इसे टाइम एंड अगेन बार बार अपने स्टडी मटेरियल में देखोगे। तो देखो ना, तुमने उसको ऑलरेडी अपने वार्म अप सेशन में, प्री फाउंडेशन में उसको कहीं ना कहीं मेमोराइज कर लिया, समझ लिया कि वाई नोइंग अबाउट दिस नंबर इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज पीपल एज रिसोर्स। पीपल एज रिसोर्स टॉक्स अबाउट कि हमारी जो जनता है उसको हम कैसे इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं, कब जो पॉपुलेशन होती है कब वो हमारे लिए एक लाइबिलिटी बन जाती है, और कब पॉपुलेशन कुड सर्व एज एन असेट फॉर अ कंट्री। पावर्टी के बारे में, गरीबी कैसे मापी जाती है, हम किसको बोलेंगे कि ये बिलो पावर्टी लाइन है। ये टर्म्स आपने सब सुने हुए हैं। इट इज़ जस्ट दैट फिर से उनको एक बार ध्यान से पढ़ना है कि एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाए। तो हम किस कैटेगरी के लोगों को बोलेंगे कि ये बिलो पावर्टी लाइन है? जिनके पास रोटी कपड़ा मकान है नहीं है उनको बोलेंगे, या जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है, या जिनके पास ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो अपने बच्चे को स्कूल भेज सकें। एंड लास्ट इज फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। तो देखो दिया कहाँ है? चैप्टर 4th ऑफ 9th की एनसीईआरटी। बट मैं आपको बता दूं, हर साल इस पर्टिकुलर टॉपिक्स में से मेंस में एक क्वेश्चन आता ही आता है। नाउ यू अंडरस्टैंडिंग कि आप मेंस के लिए अभी से अपने बेसिक्स को सेट कर रहे हो। तो चारों के चारों चैप्टर आपको क्लास 9th की एनसीईआरटी के पढ़ने ही पढ़ने हैं। चलते हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी। तो इसमें बेसिकली 5 चैप्टर्स हैं। लास्ट वाला चैप्टर विच इज़ रिलेटेड टू कंज्यूमर राइट्स, ये आपको नहीं पढ़ना है। क्या ये मैं कह रही हूँ कि नहीं पढ़ना? नहीं, यूपीएससी के ना सिलेबस में मेंशन्ड है, ना ही ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, तो हमारे लिए ये 4 चैप्टर विच इज़ द फर्स्ट चैप्टर टॉकिंग अबाउट द डेवलपमेंट। एंड ये वर्ड जो डेवलपमेंट होता है इंटरचेंजेबली यूज होता है एक टर्म ग्रोथ से। ये दोनों कैसे डिफरेंट हैं एंड
कितने एक दूसरे से, आई मीन हाउ मच दे आर रिलेटेड और कनेक्टेड टू ईच अदर. देन सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, किस तरीके से इंडियन इकोनॉमी या कोई भी इकोनॉमी में सेक्टर्स, मतलब एक होता है एग्रीकल्चर सेक्टर, एक होता है हमारा फैक्ट्रीज वाला सेटअप, एक होता है हमारा सर्विस सेक्टर, जैसे बिजनेस सर्विसेज हो गई, इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज हो गई, टेलीकॉम सर्विसेज हो गई. तो सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या फीचर्स होने चाहिए, एंड इसमें से भी प्रीलिम्स में से क्वेश्चन डायरेक्टली आया हुआ है. अगर बच्चों ने सिर्फ ये चैप्टर ढंग से पढ़ा होता तो 2024 में क्वेश्चन आया था इस पर्टिकुलर टॉपिक में से. अगर आपने स्टैंडर्ड सोर्स नहीं भी पढ़ा तो भी वो क्वेश्चन हो जाता. मनी एंड क्रेडिट, ये इस चैप्टर के आगे मैं 5 स्टार्स बनाना चाहूँगी. क्यों? क्योंकि मनी एंड क्रेडिट जो है आपके प्रीलिम स्टेज में सबसे ज़्यादा बार टेस्टेड टॉपिक्स है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं. मनी एंड क्रेडिट का एडवांस्ड वर्जन हम 12th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी में भी वापस पढ़ने वाले हैं. तो यहाँ पे हम थोड़ा पढ़ेंगे, फिर 12th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी में और कॉन्सेप्ट्स इसके ऊपर डेवलप करेंगे, एंड देन डेफिनेटली आप स्टैंडर्ड बुक तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे. ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी. ग्लोबलाइजेशन, आई नो दैट यू नो दिस टर्म, बट ग्लोबलाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्या इसके फ़ायदे होते हैं और किस तरीके से नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है एक इकोनॉमी को, ये सारी चीज़ें एक कंट्री के लिए कहाँ कहाँ ये नेगेटिव साबित हो सकता है, ये सारे जो डेवलपमेंट है कॉन्सेप्ट्स के आपके 10th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी में होंगे. फिर आती है 11th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी. ईजी है लेकिन लेंदी है. पहले ही एक हेड्सअप दे रही हूँ, क्योंकि बच्चे बोलते नहीं, क्योंकि इनिशियली क्या होता है, इतनी ज़्यादा एनर्जी और पॉजिटिविटी होती है, दे डायरेक्टली वांट टू जंप कि नहीं ये हटाओ, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम पढ़ेंगे एंड वी विल बी थ्रू. गलत अप्रोच है ये. तभी तो मैं कह रही थी कि वॉट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस, यू हैव टू एग्जिबिट सम ट्रस्ट इन योर फैकल्टी. नाउ अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई एम अज्यूमिंग बाय द वर्च्यू ऑफ यू वॉचिंग दिस वीडियो यू वुड बी प्रैक्टिसिंग एंड फॉलोइंग एज टू वॉट एम आई सजेस्टिंग यू, राइट. चलिए अब आते हैं 11th की एनसीईआरटी, जिसमें चैप्टर 1 टॉक्स अबाउट कि इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिली थी तो इंडियन इकोनॉमी की उस टाइम पे 15 अगस्त 1947 को क्या स्थिति थी, अलग अलग सेक्टर्स की. एग्रीकल्चर के बारे में बताया. बहुत इंटरेस्टिंग है अपने आप में जानना कि जब हमें आज़ादी मिली तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्या हाल था, फॉरेन ट्रेड के क्या हाल थे, हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें मेल्स से ज़्यादा फीमेल्स थे, हमारा जो मोर्टैलिटी रेशियो है या जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये पता क्या नहीं होना चाहिए, बिल्कुल. क्यों पता होना चाहिए? तब के नंबर्स पता होंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि इंडिया एज एन इकोनॉमी कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुका है, राइट. उस टाइम जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी अराउंड 42 ईयर्स थी. नाउ वो काफ़ी बढ़ गई है, अराउंड 60-65. तो ये कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाओगे जब आपको पता होगा कि वे वर वी स्टैंडिंग ऑन 15 अगस्त 1947. देन 1947 से लेकर 1990 तक की कहानी कि उस टाइम मेजर क्या डेवलपमेंट्स हुए दैट लेड टू 1991 वाले रिफॉर्म्स. हम सबको पता है, रिस्पेक्टिव हमने तैयारी करी है कि नहीं करी है यूपीएससी एग्जाम की, कि 91 में इंडियन इकोनॉमी की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ था कि हमने एलपीजी रिफॉर्म्स को अडॉप्ट किया था. तो ऐसी क्या सिचुएशन आई, तो वो यहाँ पे जो है 50 बीच के 45-50 ईयर्स का रनअप यहाँ बताया जाएगा. फिर जब रिफॉर्म्स हमने अडॉप्ट किए तो रिफॉर्म्स क्या होते हैं एंड उससे क्या इफेक्ट इम्पैक्ट आया हमारी इकोनॉमी के ऊपर. देन चैप्टर 4 अगेन इंपॉर्टेंट. देखो हमने कहाँ पे पढ़ा था, ह्यूमन कैपिटल वाला, पीपल एज रिसोर्स यहाँ पे पढ़ा था. इसको हम कहाँ पे और अब इसमें वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, हम कर रहे हैं इसको क्लास 11th की एनसीईआरटी में. दैट इज़ हाउ यू बिल्ड योर बेसिक्स, राइट. देन रूरल डेवलपमेंट की बात होगी चैप्टर 5 में कि रूरल इकोनॉमी कैसे चलती है, लोग वहाँ पे ज़्यादा क्या करते हैं, अगर फार्मर ने अपना सामान प्रोड्यूस बनाया है तो वो मार्केट्स तक कैसे पहुँचाता है. देन एम्प्लॉयमेंट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोर देन एम्प्लॉयमेंट हमारे लिए अनएम्प्लॉयमेंट एंड उसके रीजंस. अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है, बेरोज़गारी के बारे में समझना. मैं क्यों छोटा ब्रीफ दे रही हूँ, ताकि आपको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले पता हो कि अच्छा ओके व्हाट इज़ कमिंग अप इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. 7th चैप्टर हमें अवॉइड कर देना है. ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें इंडिया को पाकिस्तान और चाइना से कंपेयर किया गया है. क्यों? क्योंकि ये तीनों कंट्रीज़ almost similar time पे they got independent liberated. 1947 was the year for Pakistan and India, China 1949 में. तो ये जब तीनों एक साथ स्टार्ट हुए थे तो चाइना ने ऐसा क्या किया दैट वो इतना आगे है, लीविंग बिहाइंड इंडिया, एंड देन पाकिस्तान का तो क्या ही कहना.
ठीक है, तो इसके साथ हमारी 11th की एनसीईआरटी हो जाएगी हंसते खेलते। फिर हमें आना है 12th स्टैंडर्ड पे। 12th स्टैंडर्ड में इकोनॉमिक्स की 2 बुक्स हैं। फर्स्ट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स, देन इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स बच्चों को थोड़ी टफ पड़ती है, टॉपिक्स भी थोड़े से ऐसे हैं, तो उसके लिए आप मेरे मैराथन सेशन को भी रेफ़र कर सकते हो। मैंने, अगर आप टाइप करोगे यूट्यूब पे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स बाय नानकी बवेजा, 2 घंटे में, क्योंकि ये किताब पूरी की पूरी नहीं पढ़नी है, कुछ सिलेक्टिव रीडिंग करनी है, वो हमें नहीं समझ आती है तो हम कैसे करें, तो मैं आपको कहूँगी ये बुक आप अपने आप मत पढ़ो, बस टाइप करना माइक्रो इकोनॉमिक्स मैराथन बाय नानकी बवेजा एंड यू कैन वॉच माई मैराथन ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। वो 2 घंटे के लेक्चर में मैंने जो आपको बताया हुआ है मोर देन सफिशिएंट है, नॉट टू क्रैक प्रीलिम्स बट फॉर डेवलपिंग द फर्दर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रीलिम्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा नहीं आता है, कभी कभी क्वेश्चन आए हैं, हार्डली एक क्वेश्चन आता है अगर आता भी है तो, बट माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे टू अंडरस्टैंड इन्फ्लेशन एज अ कॉन्सेप्ट। ये नहीं समझ आएंगे तो इन्फ्लेशन नहीं समझ आएगा, और इन्फ्लेशन नहीं समझ आएगा तो मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी। अगेन मैं ये टर्म्स क्यों नहीं यूज़ करना चाहती थी, क्योंकि अभी आप बिल्कुल बिगिनर स्टेज पे हो, तो उनको समझने के लिए ये समझना ज़रूरी है। एंड देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट part or the book of the warm-up stages, the macroeconomics, the 12th standards, another book which is macroeconomics. First पेज से स्टार्ट करना है टॉकिंग अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स। भाई माइक्रो से हट के मैक्रो क्यों पढ़नी पड़ रही है, और ये 2 ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स क्यों निकल के आई। देन नेशनल इनकम अकाउंटिंग, कि अगर हमारी कंट्री में कितने गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं उसको हम कैसे फैक्टर इन करें, कैसे उसका काउंट रखें कि कितना, अगर यूएस से ज़्यादा गुड्स बना रहा है या इंडिया ज़्यादा गुड्स बना रहा है तो कैसे बना रहा है, क्यों बना रहा है, उसको हम मेजर कैसे करते हैं। मनी एंड बैंकिंग कहाँ पढ़ा था हमने, अभी 10th में पढ़ा था। अब हम कहाँ पढ़ रहे हैं कि 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं। तो बैंक्स होते हैं, बैंक्स किस तरीके से फंक्शन करते हैं, कितने टाइप के बैंक होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, क्योंकि ये सेंट्रल बैंक होता है, तो ये टर्म्स आपको पता होने चाहिए। देखो स्टूडेंट, जब आप किसी फाउंडेशन प्रोग्राम में अपने आप को एनरोल करोगे ना, द फैकल्टी वुड बी डेफिनेटली एक्सपेक्टिंग कि इफ़ दे आर यूजिंग द टर्म सेंट्रल बैंक, तो आपको पता होगा दे आर रेफरिंग टू आरबीआई। अब उस टाइम आप इसी कॉन्सेप्ट से जूझ रहे हो कि ये सेंट्रल बैंक बोल रहे हैं तो इसका क्या मतलब होगा, तो आप फिर फाउंडेशन प्रोग्राम में जा रहे हो तो पैसे दे रहे हो, all of it will go waste. Why? Because you are not having a command on the basic concepts. Because foundation program में basic concepts को पढ़ाने लगे तो वो आपको prelims और mains ready कब कराएंगे, right? तो आपको समझना पड़ेगा कि it is not the faculty's fault. The course is designed that way कि there are certain expectation from the student कि उसको इतनी समझ तो होगी, NCERT पूरी ना समझ आए लेकिन कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स को वो ऑलरेडी पढ़ के क्लास में आया होगा ताकि हम उस पर और वैल्यू एडिशन कर सकें, राइट। देन ये जो चैप्टर है 4th चैप्टर, वो आपको नहीं पढ़ना है। चैप्टर 5th इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये अगेन एक फाउंडेशन में या जब आप कोई स्टैंडर्ड सोर्स उठाओगे वहाँ पे एक टॉपिक आता है फिस्कल पॉलिसी। ये टर्म को मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी यूज़ किया था। नाउ फिस्कल पॉलिसी को समझने के लिए अगर आपने यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ बजट पे अपनी पकड़ नहीं बनाई तो आपको फिस्कल पॉलिसी की क्लास फाउंडेशन प्रोग्राम आप किसी फैकल्टी से पढ़ लो, मुझसे पढ़ लो, देयर आर अदर नोन फैकल्टीज, रिस्पेक्टेड फैकल्टीज ऑल्सो, नहीं समझ आएगा। तो अपने लिए क्यों एगनी क्रिएट करनी जब हमें रास्ता ऑलरेडी कोई दिखा रहा है। तो एंड लास्ट इज ओपन इकोनॉमी। इसको फाउंडेशन में जाके पता है इस टॉपिक को क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल सेक्टर। मैं इतना बेसिक पे वीडियो को क्यों लेके जा रही हूँ, क्योंकि अगेन माय फोकस इज ऑन दो स्टूडेंट्स जो बिल्कुल अभी न्यू है टू दिस एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो न्यू टू दिस सब्जेक्ट। तो ये टॉपिक, ये चैप्टर आपके एक्सटर्नल सेक्टर अगेन प्रीलिम्स में थॉरोली टेस्टेड टॉपिक का यहाँ पे फाउंडेशन सेट करेगा, बेस रखेगा। तो इसके साथ हमारी NCERTs हो गई। तो हमने क्या कर लिया, अब हम पूरे के पूरे स्ट्रेचिंग करके वार्म अप करके तैयार हैं, हमारी ये स्टेज पूरी हो गई। अब हम चालू करेंगे अपने स्टैंडर्ड सोर्सेज को डिसाइड करने का सफ़र, या फिर ऑब्वियसली यू ऑलवेज हैव एन ऑप्शन कि आप कहीं पे कोई फाउंडेशन प्रोग्राम जहाँ पे इकोनॉमी कवर कराया जाए उसके लिए एकदम फिट हो चुके हो बैठने के लिए, राइट। चलिए अब जब हम इस स्टेज पे आ जाते हैं, राइट, तो यूजुअली क्योंकि आप लोग क्या करते हो, आपके पास भी यूट्यूब ये वीडियोज़ ही हैं टू बेसिकली आइडेंटिफाई कि कौन सी किताबें जो हैं वो सही है इकोनॉमी को प्रिपेयर करने के लिए। मैं आपको स्टूडेंट्स डरा नहीं रही हूँ,
एकदम फैक्चुअल बात बता रही हूँ कि इकोनॉमी इज़ वन सच सब्जेक्ट कि उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि देयर इज़ नो वन कंप्लीट बुक जो जिसको आप बोलो ना कि मैम हमें एक किताब बता दो जिसको हम पढ़ ले, रट्टा मार ले और हमारा प्रीलिम्स मेंस दोनों हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रीलिम्स डेफिनेटली बुक्स में से हो सकता है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू मेंस तब आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। लेकिन अभी हम इतना आगे नहीं जा रहे, अभी तो हम सब्जेक्ट के साथ अपना जो ओरिएंटेशन है वो कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये 3 किताब के नाम जो है आपके सामने आएंगे। फर्स्ट इज इंडियन इकोनॉमी बाय नितिन सिंघानिया सर, देन इज इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह सर, एंड देन इज इंडियन इकोनॉमी बाय विवेक सिंह सर। नाउ फॉर मी, या तो आप इस बुक को रेफर करो या रमेश सिंह को रेफर करो। वंस अपॉन अ टाइम रमेश सिंह सर द्वारा बुक लिखी हुई थोड़ी सी रिडंडेंट हो गई थी, लेकिन अभी इसके भी नए वर्जन आए हैं, मतलब जो नए एडिशंस आए हैं। इट इज़ फैंटास्टिकली रिटन, नए चैप्टर्स भी ऐड हुए हैं इसमें। तो जो भी इन दोनों में से आपको बुक समझ आए आप उसको पढ़ो। ऐसा नहीं है कि अगर आप नितिन सिंघानिया किताब पढ़ोगे तो नाउ यू विल बी हैविंग एन एज ओवर रमेश सिंह, या आप रमेश सिंह पढ़ोगे तो आप यू विल बी हैविंग एन एज। जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो ऑथर कवर करता ही करता है अपनी बुक्स में, दे विल नॉट बी मिसिंग दोज टॉपिक्स, राइट। चलिए अब क्या हमें साथ साथ नोट्स बनाने हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं बनाने हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको रीड करना है पहली बार। अगर तो कहीं पे एनरोल किया है तो नथिंग बेस दैट। खुद से पढ़ रहे हो तो मैं कहूँगी कोई ना कोई इन बुक्स के ऊपर सीरीज़ बनी हुई है, उनको रेफ़र करो। वहाँ पे आपको ये चैप्टर समझाया जाएगा, वहाँ पे वीडियो देखा, फिर खुद से पढ़ा, एंड तो चैप्टर भी अच्छे से समझ आ जाएगा। रीड करो, एंड इन द सेकेंड रीडिंग आप क्या करोगे? मार्क करोगे, क्योंकि दिस इज़ समथिंग जो मुझे याद नहीं हो रहा है। देखो, जब फर्स्ट टाइम आप हिस्ट्री में पढ़ोगे आपको हर फैक्ट इंपॉर्टेंट लगेगा। दांडी मार्च कब हुई थी, दांडी मार्च किसने ऑर्गेनाइज करी थी, लेकिन विद टाइम आपको क्या होगा, याद होने लग जाएगा। अच्छा, दांडी मार्च स्टार्टेड फ्रॉम दिस डेट एंड इट एंडेड ऑन दिस डेट, उसका ऑब्जेक्टिव ये था, ऑर्गेनाइज बाय गांधी जी ऑन द ब्रांचेस ऑफ XYZ रिवर, राइट। तो प्रॉब्ली यू विल नॉट हाईलाइटेड क्योंकि वो आपको ऑलरेडी इंटरनलाइज हो गया है। तो इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि फर्स्ट बार में आपको सिर्फ रीड करना है, मार्क नहीं करना, बिकॉज इन द फर्स्ट रीडिंग एवरीथिंग विल सीम वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। सेकेंड रीडिंग में यू विल स्टार्ट आइडेंटिफाइंग द पॉइंट्स कि कौन से टफ लग रहे हैं, कौन से मैं बार बार भूल रही हूँ, उनको अब आप हाईलाइट करोगे। आंसर राइटिंग अभी आएंगे उस पर। अभी हम क्या कर रहे हैं, दिमाग में कॉन्टेंट डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इसके साथ बच्चों की सबसे बड़ी चिंता और क्या होती है, करंट अफेयर्स कहाँ से करें, ठीक है। तो करंट अफेयर्स की चिंता आप मुझ पर छोड़ सकते हो। करंट अफेयर्स में अभी अगर बिल्कुल प्रिलिमिनरी स्टेज पे हो, मतलब बिगिनिंग स्टेज पे हो, जहाँ आपने कभी ये सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं है, जैसे आप 6th-7th की NCERTs, 9th-10th की NCERTs आपने कभी नहीं पढ़ी हैं, इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट कभी नहीं पढ़ा है, देन आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू अटेंड दिस सेशन, ठीक है। और आ भी रहे हो करो, लेकिन कुछ नहीं समझ आए तो उसको अपने दिल पे मत लगाना। आपको इकोनॉमी वीकली, जब तक आपने 12th स्टैंडर्ड की NCERT नहीं पढ़ ली आपको नहीं अटेंड करना चाहिए। इकोनॉमी वीकली क्या है, बेसिकली हर सैटरडे को मेरा जो यूट्यूब चैनल है नान इकोनॉमिक्स, वहाँ पे मैं करंट अफेयर्स, किसके करंट अफेयर्स, इकोनॉमी के जो करंट अफेयर्स हैं उसका एक कंपाइल्ड वर्जन ईजी लैंग्वेज में बच्चों को समझाती हूँ, क्योंकि इकोनॉमी के करंट अफेयर्स समझने में बच्चों को यूजुअली दिक्कत आती है। सो दैट इज़ व्हाट आई ट्राई टू कवर एवरी सैटरडे ऑन माई यूट्यूब चैनल, एंड द टाइमिंग इज़ 4 to 5। तो करंट अफेयर्स के लिए आप टोटली इस पे रिलाई कर सकते हो एट दिस स्टेज। आगे जाके हो सकता है हमें और सोर्सेज डालने पड़े, जैसे कि हमारा बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, लेकिन क्योंकि अभी आप कहाँ खड़े हो, स्टार्टिंग लाइन पे खड़े हो, आपको इनके बारे में सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत है ही नहीं है। चलो, व्हेन टू स्टार्ट आंसर राइटिंग, इसका जवाब जो है, आई डू नॉट हैव अ डेफिनेट मंथ कि देखो अक्टूबर से लिखना, नवंबर से लिखना। आई हैव अ लॉजिक दैट आई वुड वांट यू टू डेवलप। नाउ स्टूडेंट्स, हमेशा मैं क्लास में सेम ही एग्जाम्पल देती हूँ कि बचपन में हमें ना, जब किंडरगार्टन में होते थे तो बोलते थे टीचर्स, राइट 5 लाइन अबाउट योर मदर। तो वो क्यों राइट 5 लाइन अबाउट योर मदर बोलते थे, या प्रॉब्ली राइट 5 लाइन अबाउट योर कैट, क्योंकि उन्हें पता था आपको आपके कैट के बारे में पता है या आपकी मदर के बारे में पता है, ठीक है। मान लो मैं अब आपको फर्स्ट या सेकेंड डे ही यहाँ पे कोई यूट्यूब सेशन में आंसर लिखना के लिए बोल दूँ, तो जब आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पता ही नहीं है, मैं बोलूँ कि इवैल्यूएट हाउ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड ओवर द ईयर्स, तो पहले तो आपको पता नहीं है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता क्या है, एंड इसके इवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ, फिर क्या क्या उसमें मेजर इवेंट्स हुए।
तो कैसे आंसर लिखोगे? गूगल देख के आंसर लिख लोगे? डू यू थिंक इट विल सर्व एनी पर्पस? नो, एट दिस स्टेज इट विल नॉट सर्व एनी पर्पस, बिकॉज राइट नाउ योर पर्पस शुड बी टू बिल्ड कंसेप्चुअल क्लैरिटी, टू बिल्ड योर कमांड ऑन स्मॉल टर्म्स जो आपकी NCERTs में आएंगे, जैसे GDP क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, पावर्टी क्या होता है, 2 टाइप्स की पावर्टी, क्लासिफिकेशन ऑफ पावर्टी क्या होता है. सो व्हेन टू स्टार्ट आंसर राइटिंग? जब भी आपकी NCERTs की रीडिंग and at least one reading of your standard material ना हो जाए, तब तक नहीं करनी है. क्यों? क्योंकि अब आपको लॉजिक पता है कि जब तक मेरे दिमाग में कंटेंट ही नहीं है तो मैं क्या लिखूंगा क्वेश्चन में. और अगर मन की तसल्ली के लिए लिखना है कि नहीं हम तो अभी से लिखेंगे क्योंकि टॉपर ने बोला है, तो आप लिख के देख लीजिए. गूगल पे आप 2 घंटे लगाओगे, उस टॉपिक के बारे में रिसर्च करोगे, एंड जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट यू विल राइट द आंसर. But believe me, by the end of that entire session, you will not gain anything, right? नोट्स कब और कैसे बनाने हैं, प्रीलिम्स के नोट्स कैसे बनेंगे, मेंस के नोट्स कैसे बनेंगे, इन सब की चिंता अभी नहीं लगानी है. ऑल अगेन एंड अगेन आप कहोगे मैम रिडंडेंट बात कर रहे हो, आपने तो कुछ नया बताया नहीं है, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड यही समझने में बच्चे को डिफ़िकल्टी सबसे ज़्यादा आती है, क्योंकि बच्चे को लगता है नहीं ये तो कोई भी कर लेगा. यही चीज़ जो कहते हैं ना, जो कई बार सबसे आसान चीज़ होती है वही लोग नहीं कर पाते हैं. एंड ये बहुत अच्छे से अप्लाई करता है UPSC एस्पिरेंट्स पे, कि जो सबसे ईजीएस्ट प्रोसेस है ना, स्टेज है, विच इज़ टू बिल्ड योर कॉन्सेप्ट्स बाय रीडिंग NCERTs एंड वन जस्ट रीडिंग ऑफ द स्टैंडर्ड सोर्स. बच्चे इसको स्किप करना चाहते हैं, वो करंट अफेयर्स को चेस करना चाहते हैं, इकोनॉमिक सर्वे को, बजट को, प्रीलिम्स के नोट्स कैसे बनाए, मेंस के, एंड दे गेट lost in this process altogether, that after 2-3 months of preparation also they are standing एकदम on the starting line. तो अगर आपने इस वीडियो पे टाइम इन्वेस्ट किया है, ठीक है, नाउ इट इज़ ऑन यू कि इसको इन्वेस्ट बताना है या वेस्ट करना है. कि अगर तो आप यू नॉट टेकिंग एनीथिंग आउट ऑफ दिस सेशन, लर्निंग नथिंग आउट ऑफ दिस सेशन, देन आई विल कॉल इट एज वेस्ट ऑफ सम 30-40 minutes विच यू कुड हैव यूटिलाइज्ड बेटर. ठीक है, बट अगर इफ़ यू आर टेकिंग आउट समथिंग फ्रॉम this lecture, right, then definitely it will add some value. Then I would call it as आपने ये जो 40 मिनट थे आपने इन्वेस्ट किए हैं to learn something which will help you till the end of your this UPSC journey. Also students, in case you don't know कि how to stay in touch, how do I stay connected with you ma'am, then you can subscribe to my Telegram channel. वहाँ से आप डायरेक्टली मुझे रीच आउट कर सकते हो, डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो. मेरा जो इंस्टाग्राम हैंडल है उसका नाम नानकीनॉमिक्स है, सेम नाम है जो मेरे यूट्यूब चैनल का है. तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो कि मैम मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है एंड हाउ डू आई नेविगेट विद दिस प्रॉब्लम, राइट. आई होप दिस वीडियो adds something at least to your UPSC journey, especially when it comes to economy subject. Students, keep learning and study well, and God bless you all, and I'll keep you meeting through and guiding you through the other sessions on economy. God bless you all, and I'll see you soon again.